हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू योर CMA इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच। हम कर रहे हैं आपका यूनिट 6, जहां 6.1 हम कर चुके हैं। आज हम 6.2 और 6.3 करेंगे और एक और सेशन लगाएंगे जहां 6.4, 5 और 6 साथ में करके अपना सिलेबस करेंगे फिनिश। ओके, तो चलो शुरू गाइस करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जैसे जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, है ना, वहाँ पे हमको पता है ऐसे हो रहा है तो बाउंड्री हो रही है, ऐसे हो रहा है तो सिक्स हो रहा है। इसी तरीके से अब ये कैसे पता चल रही है, सर्टेन गाइडलाइंस गिवन टू द एम्पायर, राइट। इस तरीके से ऑडिटर को भी कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं टू डू द ऑडिट। यस, व्हाट इज एन एसे या व्हाट आर एसेज? दीज आर जनरल गाइडलाइंस फॉर ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। ना कौन इश्यू करता है? इंडिया में AASB और इंटरनेशनली इट इज IAASB। एजेंडा यही है कि एक ढांचा बनाया जाए, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए ऑडिट के लिए, जिससे रिस्क कम हो जाए, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए और क्वालिटी ऑफ ऑडिट भी बढ़ जाए। क्या है एजेंडा? एक फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जाए जिससे रिस्क कम हो जाए, लीगल प्रोटेक्शन मिल पाए और क्वालिटी ऑफ ऑडिट भी बेटर हो पाए। ओके, इंटरनेशनल बॉडी IAASB, लाइक आई सेड, अंडर IFAC, और इंडियन बॉडी है AASB अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे पास AASB comes under ICAI and IAASB, which is an international body who issues essays, it comes under IFAC. हमारे पास कुछ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, एसेज, SREs, SAEs and SRS, and also quality circles, SQs. Okay, now we'll talk about all of them one by one in details, don't worry. Okay, now supporting pronouncements, statements on auditing, general clarification, guidance notes, ये सब क्या है? सपोर्टिंग प्रोनाउंसमेंट्स है दैट कम्स अलोंग विद एसेज। जब AASB एसेज देता है, उसी के साथ साथ ये सपोर्टिंग प्रोनाउंसमेंट भी आती हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, है ना, नोट्स हो सकते हैं, गाइडेंस नोट्स हो सकते हैं, जनरल क्लैरिफिकेशन हो सकती है, या स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं ऑडिटिंग में। एजेंडा और स्ट्रक्चर क्या है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का? पर्पस तो हमने बता दिया, रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं, लीगल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और क्वालिटी ऑफ ऑडिट भी बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से ढांचा बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनली IAASB करता है, जो कि IFAC के अंदर है। इंटरनेशनली AASB करता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसमेंट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं SRAs, SREs, SQCs, SAEs। ऐसा करते हैं कि करके सारे वर्ड जो हमने देखे हैं इनको समझ लेते हैं। SAE स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SREs स्टैंडर्ड्स इन रिव्यू एंगेजमेंट, SAE स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, SRS स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड services, and SQC is standards on quality control, not circle, quality control. Okay, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स हमने देखा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में, एसेज, SREs, SQCs, SAEs, SREs। ओके, स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग, जनरल क्लैरिफिकेशन या एडिशनल प्रोनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमने पीछे देखा उसको हमने चार्ट्स में भी, चार्ट फॉर्मेट में भी देख लिया, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसा ढांचा है इंडिया में जो ऐसे इसका है। ओके, इंडिया में एक बॉडी फॉर्म हुई थी APC 1982 में। ओके, APC इज ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी। क्या है बेटे? ऑडिट प्रैक्टिसिंग और या ऑडिट प्रैक्टिस कमिटी, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी। ओके, इट इज ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी। कब बना था? 1982 में, 1982 में।
अब इन्होंने स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस दी। एसएपी इज़ नॉट द एससीपी जो सीएमएस को जॉब मिलती है, वो वाला एसएपी नहीं है ये स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग प्रोसेस। एसएपी एज इन जो मैं जॉब बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स जॉब तो हम इससे रिलेटेड भी करते हैं एज सीएमएस, बट एसएपी एक ईआरपी जैसे होता है, जैसे एक्सेंचर जैसी कंपनी जिसको यूज़ करती हैं, ठीक है। 1982 में जो ये एपीसी बना था, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया, और हमारे पास आ गया एएएसबी 2002 में। 1982 से 2002 में एएएसबी आ गया। ये क्या करता है? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बनाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल बनाता है, गाइडेंस नोट्स देता है, और टेक्निकल पब्लिकेशंस भी एएएसबी ही करता है हमारी कंट्री में। AASB इज व्हाट? ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। क्या है मेरे बेटे? ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। लिख देती हूँ मैं ताकि आपको पता हो, ठीक है। इंटरनेशनल जब आ जा रहा है तो IAASB हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है AASB का? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स। ऑब्जेक्टिव है, पहले तो आइडेंटिफाई करें, फिर डेवलप करें वो स्टैंडर्ड्स जो कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड हैं। ये फॉर्मुलेट करते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, SRAs हो, SREs हो, SRS हो, SQCs हो, जिनकी फुल फॉर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ दे दी हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द elongated names. I'm just simply going to talk SRAs, SREs, SAE, okay, and SQC. SRE standards on review engagement, SAE standards on assurance engagement, SRE is standards on SRS is standards on related services, and SQC is standards on quality control. I hope we are good. No. रिव्यू एंड अपडेटेड स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स को रेलिवेंट रखते हैं। बेसिकली रिव्यू करते रहेंगे तो पता चलेगा ना अब समय में क्या चल रहा है, किसकी नई रिक्वायरमेंट है या कोई चीज़ आउटडेटेड हो गई है। तो डेवलप गाइडेंस नोट्स for specific industries and situation if there are certain guidance notes required along with the essays that are issued through AASB, which was previously APC 1982 2002 ICAI, ओके। तो उसके लिए गाइडेंस नोट बनाए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं, पीरियोडिक अपडेट्स आ जाते हैं एज पर द करंट सिचुएशंस। जनरल क्लैरिफिकेशन, मैंडेटरी क्लैरिफिकेशन है, ये भी तो आता है ना, एडिशनल प्रोनाउंसमेंट्स, यस। एंड टेक्निकल पब्लिकेशन, जैसे कि कोई गाइड्स हैं, कोई मैनुअल्स हैं, कोई रिसर्च हुई है, कोई स्टडी कराई गई है, ये सब टेक्निकल पब्लिकेशंस में आ जाती हैं, जो कि भी मैंने आपको बताया, दीज आर ऑल्सो supporting documents, additional pronouncements that come along with the essays that are made by AASB in India, auditing and assurance standards. ओके पहले जैसे हम एपीसी बोला करते थे, तो बहुत सारी बातें आपको अब याद भी हो गई होंगी, अलॉन्ग विद, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा समझने का नहीं, हमने एक ही सेशन में यूनिट 6.2 किया हुआ है जब हम अपने लॉन्ग टर्म बैच में भी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट engagement standards. I've already talked about it. ऐसे standards on auditing है, ये audit of historical information है, historical financial information है। SREs रिव्यू करता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, ये ऑडिट कर रहा है ऐसे। SRE रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट है, तो ये रिव्यू कर रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अश्योरेंस है ऐसे, एश्योरेंस है ऐसे ही, तो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE से आता है। और SRS से रिलेटेड सर्विसेज आता है, जैसे अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको ऑडिट करना है तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इट विल ऑल कम अंडर द रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन द रिलेटेड सर्विसेज। अगर हमारे को SRA, SRE, SRS, SRA, SRE, SAE और SRS नाम याद हो गए हैं तो रिलेटेड सर्विसेज दिक्कत नहीं देंगी। ओके,
व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या प्रोसेस है जिससे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इशू करी जाती है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा एएसबी को ज़रूरत क्या है। बनाती भी है, डेवलप भी करती है, रिव्यू भी करती है। एएसबी कर रही है इंडिया में, आइडेंटिफाई करेगी कि नीड क्या है कोई ऐसे लाने की। यस, जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर की एनालॉजी से समझें तो डायग्नोज व्हाट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। ऐसे ही तो कुछ नहीं चालू कर देंगे ना। अगर ज़रूरत ही नहीं है कीमो करने की तो क्यों कोई थेरेपी दी जाएगी। या फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स, एएसबी सबसे पहले नीड रिक्वायर करता है, नीड को समझता है, फिर उसके लिए स्टडी ग्रुप्स बनाता है जो कि स्टडीज़ करेंगे, रिसर्च करेंगे। ओके, एक्सपर्ट फ्रॉम अ टास्क ग्रुप, एक टास्क ग्रुप बनाया जाता है, टास्क फोर्स बनाया जाता है जो कि इनिशियल स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। जैसे ग्रुप वर्क लाइक फॉर्मिंग अ प्रोजेक्ट टीम इन कॉलेज। अगर आपने कोई भी हॉलीवुड सीरीज़ देखी हो तो वहाँ पर टास्क फोर्स होती है। कौन सी मैंने कौन सी देखी थी, ब्लैक लिस्ट। हाँ, कौन थी वहाँ पर, हैट वाला बंदा था, अगर आप लोग को याद हो तो मुझे बताना। हाँ, प्रेपरेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, सो बेसिकली पहले समझा कि क्यों चाहिए हमारे को ऐसे, फिर एक ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप बनाया जो कि पर्टिकुलरली इनिशियल ड्राफ्ट बना रहा है। अब ड्राफ्ट बन गया, बेसिकली प्रेपरेशन करेंगे एक्सपोजर ड्राफ्ट का, ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया, उसे रिलीज़ कर देंगे पब्लिक में या फिर मेंबर की कमेंट्स के लिए। बीटा टेस्टिंग बोल सकते हैं इसको, लाइक लॉन्चिंग एन ऐप फॉर यूज़र फीडबैक। फिर फाइनलाइजेशन होगा, जब लोगों की इनपुट्स आ जाएंगे, फीडबैक रिव्यू करे जाएंगे, रिवीजन करेगा, फाइनल वर्जन एक प्रिपेयर किया जाएगा। नाउ प्रूफ रीडिंग जैसे मान लो इसको, फाइनल एडिट बिफोर पब्लिशिंग अ बुक। फिर अल्टीमेटली अप्रूवल एंड इशुएंस होगा, आईसीआई काउंसिल जो है अप्रूव करेगी इस ऐसे को और इशू कर देगी स्टैंडर्ड ऑफिशियली। लॉ की एनालॉजी समझो, लाइक अ बिल इज पास्ड इनटू लॉ, इस तरीके से। ओके, सो व्हाट डू यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड, एएसबी फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड की कुछ ऐसे लाने की ज़रूरत है। फिर एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे, वो स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट क्रिएट करेगी, वो ड्राफ्ट को रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा पब्लिक के पास, मेंबर्स के पास। फिर उनकी इनपुट आएगा, उस इनपुट पे काम करके एक फाइनल वर्जन क्रिएट किया जाएगा और फिर आईसीआई का अप्रूवल आ जाएगा और ऑफिशियली उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। ये 5 स्टेप्स में हमारा एएसबी कोई भी ऐसे लेकर आता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी, आर वी गुड? यस, सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत बहुत आसान है, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ओके ना, की कंसिडरेशन, जब एसेस फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं क्या कंसिडरेशन रखता है एएसबी। सबसे पहले आईएसए के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो आईएपीसी इशू करती है उसके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, जो भी हम ऐसे इंडिया में इशू कर रहे हैं, लाइक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाइक ISA 240 ऑन फ्रॉड, तो सिमिलरली बनाएंगे। इंडियन लीगल एनवायरनमेंट, अब आपको लॉ का भी तो ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट कुछ बोल रही है, ऐसे भी कुछ बोल रहा है, आरबीआई के नॉर्म्स कुछ है। तो इफ़ लॉ मैंडेट सर्टन डिस्क्लोजर्स, ऐसे को भी वहाँ पे रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस देखनी पड़ेगी इंडिया में, जिसके लिए आप ऐसे बना रहे हो, प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो अक्रॉस सेक्टर्स फॉलो किया जा रहा है। जैसे NBFC एक अलग प्रोसेस यूज़ कर रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग अलग कर रही होगी, तो डिफरेंट रिस्क एरियाज आपको बनाने पड़ेंगे जब ASB एक नया ऐसे लेकर आ रहा होगा। और प्रोफेशनल यूसेज एंड कस्टम, कॉमन ऑडिट ट्रेडिशंस इन इंडिया को इस्तेमाल करते हुए कि भैया ऐसे ही यूसेज होता है इस इंडस्ट्री में, तो अकॉर्डिंगली ऐसे बनाया जाएगा। पीयर रिव्यू, ऑडिट फाइल डॉक्यूमेंटेशन, नॉर्म्स, व्हाट दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, राइट। तो एक जैसे होता है इंडस्ट्री में उसको मद्देनज़र रखते हुए जब ऐसे बनाया जाएगा तो इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेगा AASB। Okay, and here is a quick list that will help you remember in the consolidated manner the essays, and that is pretty much it about 6.2। ठीक है, ये लर्न करने में आपको मदद करेगा टेबल, जैसे SQC क्वालिटी कंट्रोल है फर्म्स के लिए, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी रहे क्वालिटी ऑडिट फर्म में। फिर 200 से 299 है, 300 से 499 है, अभी 100 था, अभी दो मतलब पहले वन खाली 99 था, 200 से 299, फिर 300 से 499 है, फिर 500 से 599 है, फिर 600 से 699 है, फिर 700 से 799 है, फिर 800 से 899 है, फिर 899 के बाद आप 1000 में नहीं पहुँचेंगे, डायरेक्ट 2000 पहुँच जाओगे। तो 2000 से लेके 2699 तक है, फिर 3000 से
3699 तक है, फिर 4000 से लेके 4699 तक है। ग्रुप वाइज मैंने कंसोलिडेट कर दिया आपके लिए ऐसे। कैसे? पहले SQC समझाए तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए, फिर 200 से 299, 300 से 499, 500 से 599, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899। बट अब 900 से नहीं पहुँचेंगे, हम डायरेक्टली 2000 पहुँचेंगे। 2000, 3000, 4000 से चालू हो रहा है, इधर 2699, इधर 3699, इधर 4699। इस तरीके से याद कीजिए। फिर पर्पस समझना है। पर्पस वापस लाइन से शुरू करते हैं। पर्पस फर्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म से मैं SQC की याद कर रही हूँ। अब मैं 200 से चलना शुरू कर रही हूँ। हम जनरल ऑडिट प्रिंसिपल्स हमको यहाँ मिलेंगे, रिस्क असेसमेंट इधर मिलेगी, ऑडिट एविडेंस यहाँ मिलेगा, यूजिंग एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे मिलने वाला है, 700 से 799 रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन है, स्पेशलाइज्ड ऑडिट्स यहाँ पर है, SRE, SAE एंड SRS। क्योंकि R है तो रिव्यू कर रहा है, A है तो एश्योरेंस है, और RS है तो रिलेटेड सर्विस है। कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो SRE, SAE एंड SRS 2000, 3000, 4000, SRA, SAE एंड SRS 2000, 3000, 4000 और 699, 699, 699 रेलिवेंट SRA, SAE एंड SRS ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और मैंने अपने कंटेंट में आपको पूरा दिया हुआ भी है, बट क्योंकि अब हमारे पास टाइम लिमिटेड है और बहुत छोटा टॉपिक है, 6 चैप्टर मिला के 10 नंबर का पेपर आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो इट वॉन्ट बी स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आर टाइम। समय दीजिए, 5-10 मिनट दे दीजिए इस टेबल को याद करने में। बाकी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पे आए हुए हैं हम उन पे बैठ लेंगे। एटलीस्ट सारे ऐसे इस समय याद करने में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे। एक दो बार पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बट बहुत एफर्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स गो टू यूनिट 6.3, जहाँ बात करी गई है ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट नोटबुक के ऊपर। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हमने 3 या 4 सेशन लगाए हैं क्लास में जब हमने पढ़ाई करी थी। आज हम इसे नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर हूँ, ठीक है, तो व्हाट ऑल विज माई एंगेजमेंट, मैं कहाँ कहाँ मेरा समय लगने वाला है, ऑल ऑफ दैट इज ड्राफ्टेड। ओके, तो ऑडिट एंड एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो लॉ ही बताएगा कि क्या क्या करना है, बट बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अपार्ट फ्रॉम व्हाट लॉ इज सेइंग वो अग्रीमेंट बेस्ड रहेगा कि भैया ये इसका ऑडिट करना है, ये वाला डिपार्टमेंट होना है, इसका टॉपिक है। सो ऑल ऑफ दैट इज रिटन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई CA को या जो भी ऑडिट कर रहा है उसे स्कोप पता चल जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन हो जाएगी। कोई लीगल लाइबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जो लिखा है हम वही फॉलो कर रहे हैं, इसके बाहर नहीं, इसको छोड़ेंगे भी नहीं। ओके, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी। अच्छा, आपने तो ये बोला था, मैंने तो ये बोला था, उन सब प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ऑडिट एंगेजमेंट? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बच जाती है। ओके, लीगल लाइबिलिटीज़ आप अवॉइड कर पाते हो, और साथ साथ आपको स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफाइन हो जाती है। अब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये वाले ऐसे हमें याद करने हैं। यस, 210, 200 से लेके 299 तक जनरल वाले थे ना, ये देखा हमने, जनरल ऑडिट प्रिंसिपल्स थे, जिसमें 210 में लेटर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बातचीत हुई है, या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के बारे में बात हो रही है। मस्ट बी अग्रीड अपॉन बिफोर द ऑडिट स्टार्ट्स, टर्म्स कैन बी रिकॉर्डेड लेटर में या फिर अग्रीमेंट में। इफ लॉ प्रिस्क्राइब द टर्म्स, नो सेपरेट अग्रीमेंट इज नीडेड। लेट्स से स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो सेपरेट अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्या क्या कंटेंट होता है हमारे लेटर ऑफ एंगेजमेंट का, ये मैं सजेस्ट करूँगी इसको थोड़ा एफर्ट लगा के लर्न करना है 100%। यहाँ पे बता रखा होगा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है। जैसे मैंने एग्जाम में क्लास में आपको अमन गुप्ता को ऑडिटर बनाया हुआ है बोर्ड का, रिमेंबर? मैं आपको दिखाती हूँ कंटेंट। ओके,
यस, अमन गुप्ता का बता दिया। अमन गुप्ता बन गए सीए और वो चल दिए XYZ कंपनी का ऑडिट करने के लिए। तो बेसिकली ये बता रहा है ऑडिट, जब हमारे पास एंगेजमेंट लेटर है जो ऐसे 210 में बता रखा है कि हमारा स्कोप क्या है, लीगल डिस्प्यूट्स बच जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं होंगी। कुछ इस तरीके से मैंने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपको एग्जाम्पल दिया है। यस, क्या बता रखा है, कौन सा लेटर है, ये तो हमें पता है ऐसे कौन सा है। हाउ डज अ एंगेजमेंट लेटर प्रोटेक्ट बोथ द पार्टीज, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, लीगल सारी बातचीत लिखी होगी। करेक्ट है। कौन कौन सी पार्टीज है, ऑडिटर है हमारे पास, क्लाइंट है, साफ साफ सब कुछ पता चल रखा होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ओके, की ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स में भी आपको बता ही रही हूँ क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप पता चल पाता है आपको। मैनेजमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं ये भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिखा हुआ कि भैया ये आपको मुझे देना पड़ेगा, वरना ऑडिट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो हम किसका ऑडिट करेंगे। इनहेरेंट लिमिटेशन की भैया ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएंगे हम 100%। अगर आपने कुछ गड़बड़ घोटाला कर रखा होगा वो कैसे पता चलेगा हमको। यस, इंटरनल ऑडिटर का क्या रोल रहने वाला है। कंफर्मेशन लेटर एक तरीके से ऑफर हो गया ना कि आइए हमारी कंपनी में आके ऑडिट करिए। ऑडिट की फीस क्या रहेगी और किस किस बात की मैंने फीस लिखी हुई है। रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट रहने वाला और कितने समय तक वैलिड रहेगी, जनरली 1 ईयर तक वैलिड रहती है। ओके, ये सारे कंटेंट लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिखे होंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसे 210 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट प्रोग्राम जो कि है ऐसे 300 के अंदर, और 300 से लेके 399 बात करता है रिस्क असेसमेंट के, इसलिए ऑडिट प्रोग्राम हम कर रहे हैं ऐसे 300 के अंदर। ऑडिट प्रोग्राम मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है कैसे हम ऑडिट करने वाले हैं। ओके, अब हमारे पास दो तरीके के ऑडिट है मेरे बेटे यहाँ पे, एक है जनरल ऑडिट प्रोग्राम, एक है स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम। जनरल ऑडिट प्रोग्राम सारे ऑडिट्स के लिए कॉमन है, जनरल है क्योंकि, और स्पेशल किसी स्पेसिफिक केसेस के लिए बन रहा है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए इस ऑडिट का, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं ऐसे 300 में ऑडिट प्रोग्राम में, क्या प्रोसेस होने वाला है आपके ऑडिट का, सारे स्टेप्स की हम कैसे ऑडिट करेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, इस तरीके से टाइम बता दिया जाएगा, प्रोसेस बता दिया जाएगा, और किसके पास क्या ड्यूटी है, हाउ एम आई गोइंग टू ट्रैक, ऑल ऑफ इट इज written in this audit program. Basically the procedure, how is the audit going to happen, which is as per SA 300। रिस्क असेसमेंट्स रिलेटेड है आपके ऐसे 300 से लेके 399 तक। अब ऑडिट प्रोग्राम बनने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं जो कि हमारी किताब में दिए हुए हैं, तो हम उनको भी पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, एक चेकलिस्ट बन जाएगी तो इससे आप चीज़ें मिस नहीं करेंगे। सिस्टमैटिकली आप लोगों को काम दे पाएंगे, डेलीगेशन ऑफ वर्क हमने देखा, प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, और लीगल सबूत भी इकट्ठे होते चले जाएंगे। बट डिसएडवांटेज क्या है कि काफ़ी मैकेनिकल है, ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, और स्मॉल बिजनेसेस के लिए इतना बढ़िया भी नहीं है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, नॉट दैट आइडल। ओके, स्टाफ इसे मिसयूज़ कर सकता है कि ऑडिट के काम में ही लगे हुए हैं तो बाकी ऑफिस का काम कब करोगे भैया जी, और काफ़ी हद तक रिजिड बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं दिखती है। ओके, ना ऐसे 210 में हमने लेटर ऑफ एंगेजमेंट देखा, ऐसे 300 में ऑडिट प्रोग्राम देखा, ऐसे 230 में हम ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं। ये ऐसे मैं 100% रिकमेंड करती हूँ टू राइट, टू लर्न, टू ऑब्जर्व, टू पुट इट इन योर हेड, इन योर हार्ट, सो दैट इन केस MCQ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे लिखने चाहिए नंबर के साथ। ओके, ऐसे 230 बोलता है डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या है, एक मेथड फॉलो हो रहा है टू डू द ऑडिट, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंस, कुछ सबूत, कुछ प्रूफ गैदर हो रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें क्या क्या आएंगे, आपके सबूत आ जाएंगे, क्या तरीके से आपने कुछ कैलकुलेशन करी, लेट्स से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, तो हाउ डिड यू डू इट। यस, और कंक्लूजन्स, बेसिकली हाउ डिड यू रीच लैंडेड अप अ कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, all of that is put in under the audit documentation that is covered under the guidelines given to us by ASB under SA 230। 210 देखा, 300 देखा, 230 देखा। I hope you have already written it in your notebook। ओके,
बात करते हैं वर्किंग पेपर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस ईयर्स में, इन कपल ऑफ अटेम्प्ट्स वी हैव सीन इट, नॉट रिपीटेडली बट येस वी हैव सीन इट। पर्पस क्या ऑडिट के वर्किंग पेपर्स का, ऐसे 230 बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अब हम देख रहे हैं। ये पर्पस क्या है, कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे, बेसिकली फाइनल ऑडिटर का डिसीजन को सपोर्ट करते हैं ये वर्किंग पेपर, जो डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 में बात कर रहे हैं ना। कंप्लायंट कौन सा है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमने जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं उसे फॉलो किया है या नहीं, ये वर्किंग पेपर में दिख रहा है। लीगल और ऐसे एडहेरेंस ऐसे आप फॉलो कर रहे हो। ऑडिट प्लान और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दिख रहा है एंगेजमेंट टीम के लिए। सुपरविजन एंड रिव्यू हो पा रहा है बिकॉज इट सपोर्ट्स ऐसे 220 विच टॉक्स अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल, SQC देखा था हमने। अकाउंटेबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स बन गए तो सबको पता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सब कुछ इस वर्किंग पेपर में दिख भी रहा है। फ्यूचर में कभी कोई चीज़ कोर्ट कचहरी तक पहुंची तो वी नो दैट व्हाट इज़ डन बाय हुम एंड हाउ दे हैव रीच टू द कंक्लूजन दैट दे आर सेइंग। फ्यूचर रेफरेंस में, इस मैंने आपको बताया। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में हेल्प करता है, इंटरनल चेक समझ में आते हैं, और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी चेक हो पाते हैं थ्रू वर्किंग पेपर्स दैट कम्स अंडर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230। ठीक है, तो अब कंटेंट्स क्या होंगे बेटे इस ऑडिट वर्क पेपर के, या कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है, टाइम प्रेपरेशन, कितना समय लगेगा कोई चीज़ को ख़त्म करने में, है ना, एक प्रॉपर ऑडिट का ड्यूरेशन उसी समय होना चाहिए, बाद में नहीं। सफिशिएंसी एंड क्लैरिटी शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर ऑडिटर जस्ट इन केस यू लीव एंड समबडी एल्स कम, या प्रीवियस ईयर का रिव्यू किया जा रहा है तो बाकी दूसरे ऑडिटर को समझ आना चाहिए। प्रॉपर डिटेल्स रिकॉर्ड करोगे, कितनी आइटम्स टेस्ट करी, कौन सी आइटम टेस्ट करी, करी, किसने रिव्यू करी, लेट्स से किसी आर्टिकल ने करा था और उसके प्रिंसिपल ने रिव्यू किया था या सीनियर मैनेजर ने रिव्यू किया था, ऑल ऑफ इट इज टू बी रिटन इन द वर्किंग पेपर्स। की डिस्कशन डॉक्यूमेंट्स जो डिस्कस करे गए मैनेजमेंट के साथ फॉर ट्रांसपेरेंसी। हैंडलिंग कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कुछ ऑपोजिट पता चल रहा है तो इनकन्सिस्टेंसीज को लिखा होगा और उसका रेजोल्यूशन भी बताया होगा, है ना। अगर रेजोल्यूशन नहीं हुआ होगा तो क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगी ना फिर। justify and document alternative procedures, डिपार्चर ऑफ फ्रॉम ऐसेज, अगर हो रहा है तो अगर आप ऐसे फॉलो नहीं कर रहे हो जस्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस तो उसका रीज़न देना पड़ेगा क्यों ऐसा, और जो फॉलो कर रहे होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, तो छोटा सा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। काफ़ी हद तक अगर हमारे को कंसेप्ट समझ आ चुके हैं तो लॉजिकल है, ये थोड़ा सा आपका एफर्ट लग जाएगा इस टेबल में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस, ऑल ऑफ इट कम्स अंडर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ही आ रहा है सर आपका, वर्किंग पेपर भी, डॉक्यूमेंट्स भी। यस, तो अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको टाइमली चीज़ों को प्रिपेयर करना है, क्लैरिटी चाहिए, सफिशिएंसी चाहिए जो हमने ऊपर टेबल देखा, प्रॉपर प्रोसीजर का डिटेल डिस्कशन, और अगर ऐसे फॉलो नहीं हो रहा है तो आप क्लासीफाई कैसे करोगे आप वर्किंग पेपर्स को, इसको कर दोगे दो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, परमानेंट हो सकता है और करंट ऑडिट फाइल भी हो सकता है। परमानेंट मतलब जो लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो परमानेंट फाइल है वर्किंग पेपर बोले तो। करंट में लेट्स से कुछ रीअपॉइंटमेंट हुई है बातचीत करने के लिए, करस्पॉन्डेंस के लिए एनुअली, ओके। लीगल डॉक्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट परमानेंट है। इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन परमानेंट है, हमेशा रहने वाले हैं फाइल्स। यस, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रेशियोज, क्या ट्रेंड्स हैं, ये परमानेंट ऑडिट डॉक्यूमेंट है, ये ऑडिट वर्किंग पेपर बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड स्टेटमेंट ये भी परमानेंट ऑडिट फाइल में जाने वाला है। जो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही है, सिग्निफिकेंट है, लेट्स से कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है या लीज पर बात हो रही है तो AS 19 आ जाएगा, अमेलगमेशन है तो AS 49, तो बेसिकली जो भी इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में बात होगी अकाउंटिंग पॉलिसी। और पास्ट ऑडिटर का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, ऑल ऑफ इट इज़ अ परमानेंट वर्किंग पेपर। और करंट ऑडिट पेपर क्या होने वाला है, जैसे इस साल कुछ नो बातचीत हुई, रीअपॉइंटमेंट हुई ऑडिटर की,
मिनट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मीटिंग करंट में आएगी, मैनेजमेंट लेटर्स करंट में आएंगे, जो भी ट्रांजैक्शन या बैलेंस का एनालिसिस किया गया है इस साल वो करंट में आएंगे। कोई भी कम्युनिकेशन किसी ऑडिटर या एक्सपर्ट के साथ हो रही है ये भी करंट में आएंगे। ऑडिट पूरा प्रोग्राम जो हमने पीछे बात की ना ऐसे 300 वो इसी में आएंगे। और कंक्लूजन ऑन की ऑडिट एस्पेक्ट्स ये भी यहीं पे ही आने वाले हैं। ऑडिट प्रोग्राम मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी अभी रिवाइज कराया है, जनरल भी और स्पेसिफिक भी। ठीक बेटे, आई होप दिस इज गुड ना। लेट्स टॉक अबाउट ओनरशिप एंड कस्टडी किसके पास होंगे। ये वर्किंग पेपर्स, ऑडिट के जो पेपर्स हैं वो ऑडिटर के पास ही रहेंगे और डिस्क्लोज करना उसके डिस्क्रिशन पे, ऑडिटर की डिस्क्रिशन पे, या फिर अगर कोर्ट से आदेश आया तो दिखाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी रिटेंशन, बैचलर पेपर वर्किंग पेपर कहीं छोड़ के आ गए, गलती से ढंग से नहीं रखा, ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं किया, जिससे कुछ इंटरनल बात बाहर चलेगी, दैट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। ओके, मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, रिटेन्ड फॉर लीगल एंड प्रोफेशनल कंप्लायंस रखा जाएगा। ICAI का SQC 1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल बोल रहे हैं कि 7 साल तक के लिए रिटेन कर सकते हो, और ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे MCQ। इम्पॉर्टेंट है, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास एक यहाँ पे केस, लीगल केस हुआ था, चैंट्री मार्टिन एंड कंपनी। ऑडिटर्स रिटेन कर सकते हैं पेपर्स अनलेस लीगली रिक्वायर्ड टू शेयर। अगर लीगली रिक्वायर्ड है कि उन्हें शेयर करने हैं वर्किंग पेपर तो करने पड़ेंगे, अदरवाइज दे कैन रिटेन इट फॉर 7 years। ठीक है ना। ऑडिटर्स जजमेंट इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ऑडिटर जब सबूत इकट्ठे कर रहे होते हैं, एविडेंस इकट्ठे कर रहे होते हैं, कि उस आइटम का नेचर कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, अकॉर्डिंगली आप सैम्पल साइज ही बढ़ाएंगे। यस, बिजनेस का साइज क्या है, ऑपरेशंस किस लेवल पर हो रहे हैं, इस बेसिस पे आप ऑडिट के सबूत या एविडेंस इकट्ठे करते चले जाएंगे। अनयूजुअल कुछ इन्फ्लुएंस दिख रहा है मैनेजमेंट पे, करंट फिनेंशियल पोजीशन, पीछे के ट्रेंड्स, मटीरियलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है कोई ट्रांजैक्शन, पास्ट में ऑडिट का एक्सपीरियंस कैसे रहा है, रिजल्ट क्या रहा है ऑडिट प्रोग्राम का, ऑडिट प्रोसीजर का, कौन सी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, और अकाउंटिंग रेशियोज का क्या ट्रेंड रहा, इन सब के बेसिस को कंसिडर करते हुए ऑफ कोर्स ऑडिटर जजमेंट लेगा एविडेंस इकट्ठे करते हुए। तो आप इसे 1 से 2 बार रीड लगाएंगे, यस लगाना पड़ेगा पोस्ट द सेशन, तो ही आपको ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। एम आई क्लियर? अगेन पूरे यूनिट 6 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है उन पे हम ज़्यादा समय लगाएंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में आज क्वेश्चन है उन पे हम ज़्यादा समय लगाएंगे, बट जो ओके टॉपिक्स हैं बहुत समय नहीं लगाएंगे, बट हम छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं। ओके, नेचर ऑफ आइटम जैसे जो हमने अभी बात करी उनको कैसे को रिलायबल एग्जांपल के साथ करेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। नेचर ऑफ आइटम जैसे कि रजिस्टर्ड सेल डीड है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है, तो यू विल बी एबल टू रिलाई अपॉन देम, यू विल बी एबल टू टेक इट एज एन एविडेंस, है ना। लैंड या बिल्डिंग आपने स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस है, बट किस पे आप रिलाई नहीं कर पाएंगे, अगर आपने कुछ ब्रांड ने खुद ही एस्टिमेट लगाया कि 100 करोड़ का है ये, हाउ विल यू बी एबल टू रिलाई अपॉन इट, नहीं ना। नेचर ऑफ आइटम समझना पड़ेगा आपको जब आप एविडेंस इकट्ठा कर रहे होंगे। इंटरनल कंट्रोल, अगर एक सिक्योर ERP है, पीछे गड़बड़ घोटाला होने के चांसेस कम है, तो यू विल बी एबल टू रिलाई अपॉन देम। कई पता चल रहा है किसी ने लूप होल सिस्टम में क्रिएट किया हुआ है, देन हाउ विल यू बी एबल टू फाइंड समथिंग इज फिशी, है ना। अगर सेम बंदे ने बनाया है, सेम ही बंदा रिकॉर्ड कर रहा है कुछ एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम या मैनेजमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, है ना, तो दे कुड बी पॉसिबिलिटी राइट दैट थिंग्स में बी नो लिटिल मेसी इन द बैकग्राउंड, कुछ खिचड़ी पक रही है, लेट्स से रायता फैला हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली जज करोगे कि कैसा एविडेंस लेना है। देन बिजनेस का साइज एंड ऑपरेशन, अगर कोई लार्ज लिस्टेड कंपनी है जो कि प्रॉपर इंडिया फॉलो कर रही है,
एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, यू विल बी एबल टू रिलाई अपॉन इट। बट लेट्स से कोई स्मॉल फैमिली रन बिजनेस है जहाँ कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं वेरीफाई करने, लिए कैसे वेरीफाई करोगे? ओके, अनयूजुअल इन्फ्लुएंसेस, बोनसेस आर नॉट लिंक्ड टू द प्रॉफिट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉफिट मैनिपुलेशन का चांसेस कम होंगे। बट सीईओ का बोनस लेट से डिपेंडेंट है कुछ अगर टाइप ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज होगा उसके बाद ही, तो हाँ देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सेल उन्होंने ज़्यादा दिखा रखी हो ताकि मुनाफा ज़्यादा हुआ हो और इनका बोनस ज़्यादा, इनकी जेब में ज़्यादा पैसे जाएं। यस, फिनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ेगी कंपनी की। अगर स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स हैं, कोई मेजर डेट नहीं है, तो लेस लाइकली है कि इन्होंने कुछ नंबर्स के साथ छेड़छाड़ कर रखी होगी। ठीक है, बट लेट्स से कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्सी की ओर चल रही है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इन्होंने अपने एक्सपेंसेस रिकग्नाइज ही नहीं करे होंगे, क्योंकि खर्चे दिखाएंगे नहीं तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो अभी भी इन्वेस्टर्स से पैसे ले पाएंगे। मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसके प्रॉपर इन्वॉइसेस होंगे ना, अप्रूवल्स होंगे, ऐसी तो 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर दिए होंगे। बट अगर से अचानक से कोई इनपुट आ रखा है, कोई डोनेशन आ रखी है, वो भी बड़े अमाउंट की, कोई रिसीट भी नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर आपने टैक्स फ्रॉड डोनेशन दी हुई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने प्रॉफिट्स के साथ कर रहे हो छेड़छाड़ की, प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो टैक्स चोरी कर लोगे, टैक्स इवेशन कर लोगे। पास का ऑडिट एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट है, कोई बात नहीं, आप रिलायबल रहोगे। कैश में डिस्क्रिपेंसी दिखाई दी है तो आप स्ट्रिक्टर करोगे अपनी वेरिफिकेशन। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, बैंक का कंफर्मेशन मैच हो रहा है बैंक की स्टेटमेंट से, इट इज़ अ गुड ग्रीन फ्लैग फॉर यू। बट वेंडर का कंफर्मेशन दिखा रहा है कि इन्होंने तो हमारे से कुछ सामान ही नहीं खरीदा है, तो सस्पिशन आएगा ना कि फेक इनवॉइसेस लगाए हुए हैं शायद उन्होंने। कैसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, थर्ड पार्टी आप रिलाई कर पाओगे, इंटरनल है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो नहीं रिलाई कर पाओगे। ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे, जैसे 10% का प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है हमें पिछले 5 साल में, तो इस साल हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। बट अचानक से 5 से 15% जंप हो गया, देयर कुड बी समथिंग दैट इज़ फिशी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी चीज़ें ठीक हो, बट हम तो एज एन ऑडिटर स्केप्टिकल एंगल से ही देखेंगे ना। तो ये सारी बातचीत देखी जाती है जब जजमेंट ले रहा होता है ऑडिटर कि क्या एविडेंस में लेना है। आई होप अगर ऊपर याद करने में दिक्कत हुई होगी, टॉपिक क्योंकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आ गया है, तो अब याद करना इतना ज़्यादा ट्रबलसम नहीं होगा। बस बेटे बस आज का सेशन और ये टॉपिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, बस नेक्स्ट 10-15 मिनट और हो जाएगा डन। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। इंटरनल एविडेंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। आप बताओगे कि अगर इंटरनल होंगे तो ज़्यादा आप रिलाई करोगे, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से आएगा तो मैम ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। यस, जब कोई चीज़ें इंटरनली बन रही हैं जैसे इनवॉइसेस, मेमोज, क्रेडिट डेबिट नोट्स, वो इंटरनल होंगे। जब थर्ड पार्टी से आ रही है जैसे कंफर्मेशन, कोटेशन, बैंक स्टेटमेंट, तो वो एक्सटर्नल कहलाएंगे। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ऐसे 500 में तो हमने ऐसे 210 देखा, ऐसे 300 देखा, ऐसे 230 देखा, अब ऐसे 500 देख रहे हैं। ऐसे 500 में रेलेवेंस और रिलायबिलिटी हो रखी है, ये चारों ऐसे बाय हार्ट कर लो, ठीक है, बाय हार्ट कर लो। नाउ शुड रेलेवेंस क्या है, शुड कनेक्ट विद लॉजिकली टू द ऑडिट प्रोसीजर। हाय, आसमान से कोई चीज़ टॉपिक नहीं आनी चाहिए, इट शुड मेक सेंस, राइट। रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स आप एक्सटर्नल पे ज़्यादा रिलाय करोगे, जैसे मैंने अभी बोला कि बाहर से कंफर्मेशन आ रहा है, आप इस पे ज़्यादा रिलाय करोगे। डॉक्यूमेंटेड और ओरल में अगर कंपेयर करना है आपको एविडेंस, जो लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा रिलाय कर पाओगे, है ना, क्योंकि आप रिलायबिलिटी पढ़ रहे हो ना बेटे, यू आर स्टडिंग रिलायबिलिटी। देयरफॉर ऑडिटर से कुछ ऑब्टेन हुआ है तो ज़्यादा रिलायबल ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स में तो दो राय ही नहीं है कोई। कैसे ऑडिट ऑब्टेन करोगे, इसमें याद करने का तरीका मैंने क्लास में दिया था, वही मैं अब लेकर आ रही हूँ। IO India CMA एनालिसिस, IO India CMA एनालिसिस, inspection, observation, inquiry and confirmation, computation and analytical review. IO India CMA analysis, this is how you'll be able to remember the methods to obtain ऑडिट एविडेंस। इंस्पेक्ट करो, चेक करो रिकॉर्ड्स, एसेट्स, ऑब्जर्व, प्रोसेस देखो कैसा चल रहा है, इंटरनल ऑडिटर कैसे काम कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट हायरार्की कैसे चल रही है, अप्रूवल्स कैसे आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, यू टॉक इंटरनल ऑल्सो एक्सटर्नल ऑल्सो, बातचीत करो।
इंक्वायरी करो, कंप्यूट करो कैलकुलेशन की इन्होंने जो ये 10,000 करोड़ का अमाउंट निकाल रखा है, 10 करोड़ का अमाउंट निकाल रखा है, 10 लाख का अमाउंट निकाल रखा है, या 10% जो निकाली हुई है वो कैसे निकाली हुई है। ओके, एनालिटिकल रिव्यू करो, एग्जामिन करो ट्रेंड्स, रेशियोज, ऑल ऑफ दीज। ओके, ये मेथड्स हैं टू नो बेसिकली ऑडिट एविडेंस, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। IO इंडिया CMA एनालिसिस, तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन, फिर C से वापस हम देख रहे हैं कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल रिव्यू। ओके, इसको ऐसे समझो, एक ऑडिटर सोच रहा था मुझे ऑडिट एविडेंस लेना है, तो मैं IO इंडिया CM एनालिसिस, पहले डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर ज़रूरी लोगों से इंक्वायरी और कंफर्मेशन ले लो, फिर कंप्यूटेशन से मैथ्स चेक करो, और फिर फाइनली एनालिटिकल रिव्यू से ट्रेंड समझ लो। इसको ऐसे याद करने में मदद मिल जाएगी ना। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे 315 और ऐसे 330 इसके बारे में बात करता है, किसके बारे में, रिस्क को असेस करने के बारे में। रिस्क रिलेटेड सारी 300 से 399 में रिस्क असेसमेंट 315 और 330 बात करता है कि एंटिटी को समझो और उसकी रिस्क समझो, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड द रिस्क रिलेटेड। ओके, नाउ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे, पहले आपने असेस कर लिया रिस्क, अब आगे का प्रोसेस कैसे है, कंट्रोल टेस्ट करो, इंटरनल कंट्रोल्स देखो, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं तो आपको अपनी जो ऑडिटिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टर करनी पड़ेगी। ओके, देन सब्सटेंसिव प्रोसीजर, इट एंश्योर्स फिनेंशियल एक्यूरेसी, बेसिकली आप टेस्ट और डिटेल्स चेक करो, एनालिटिकल प्रोसीजर चेक करो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक और वर्किंग नोट्स दो अलग अलग बातचीत है। वर्किंग पेपर के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है आपको, 230 हमने देखा था। अब ऑडिट नोटबुक क्या है, ये रिकॉर्ड करती है इश्यूज, कुछ मिसस्टेटमेंट है, कोई फ्रॉड नोट किया है ऑडिटर ने जब ऑडिट करा है ऑडिटर्स के स्टाफ ने, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जनरल बिजनेस डिटेल्स है कि बिजनेस का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ऑडिट स्पेसिफिक डिटेल्स, जैसे प्रीवियस ऑडिटर ने क्या बोला, अगर कुछ बोला तो कुछ एरर्स दिख रहे हैं, कुछ फ्रॉड्स दिख रहे हैं, कुछ इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, ऑल ऑफ इट इज़ टू बी नोटेड इन द ऑडिट नोटबुक। एक दो बार पढ़ने से काम चल जाएगा, बस इतना ही करना है हमारे को यहाँ पे पोज द सेशन इस टॉपिक को। ठीक है, मैनेजमेंट के कुछ अगर रिजर्वेशन दिख रही है कि वो बात नहीं करना चाह रहे, इस बात से हिचकिचा रहे हैं इस टॉपिक पे बात करने में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट कंसिडरेशन, स्पेशल पॉइंट्स इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे, क्या मैटर्स आपको और चाहिए ताकि फ्यूचर में क्लैरिटी मिल सके। All of it is to be written in audit note, and that's it. यूनिट 6.3 भी हो गया है डन। 6.4 थोड़ा बड़ा है, 5 और 6 अगेन बहुत छोटा है, तो तीन यूनिट्स नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली में हम नेक्स्ट सेशन लगाएंगे ट्यूसडे को, और हमारा ऑडिट हो जाएगा डन। हम रिवाइज कर लेंगे, फिर एक सेशन और लगाएंगे थर्सडे को, जहाँ हम MCQs, प्रीवियस ईयर्स के MCQs करेंगे साथ मिलके। Okay, and that's it. And if there's anything else that you want me to do together, let me know in the comment box. For now, I'll take your leave. I'll see you in the next session. Next session में audit करेंगे खत्म. Okay, ले रही हूँ मैं आपसे अलविदा. Taking your leave. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.